हेलो। हेलो दोस्तों, मैं सुदीप दुबे द चैलेंजर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए आप साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी अभी तक हम लोगों ने साइकोलॉजी के बाल विकास से संबंधित जो टॉपिक पढ़े हैं, उसमें से जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ी हैं, जैसे कि आपका शारीरिक विकास हम लोगों ने पढ़ लिया, साथ ही साथ में मानसिक विकास के बारे में और मानसिक विकास से संबंधित जो हमने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा है, वो चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट की हुई है। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपके मानसिक विकास के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे नैतिक विकास के बारे में। यानी जब हम लोग नैतिक विकास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो नैतिक विकास के बारे में याद रखिएगा, यह जो सिद्धांत है वो किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है आपके लॉरेंस कोहलबर्ग का। किसका सिद्धांत है? ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है। यानी अगर आपसे पूछे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिए किसका आंसर, मतलब कि आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? लॉरेंस कोहलबर्ग। बट ये भी याद रखिएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा ही नहीं दिया गया, बल्कि आपके जीन पियाजे के द्वारा भी दिया गया है। इसके द्वारा दिया गया है, आपके जीन पियाजे के द्वारा भी दिया गया है। तो इस चीज को आप कभी भी मत भूलिएगा। बट आपके जो सीटेट या टेट में जो आपके नैतिक विकास पूछा जाता है, मुख्य रूप से जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। ठीक। अब देखिए, हम लोग अब नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो मैंने बता दिया कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपके प्रतिपादक हैं, जिसका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या नाम है? लॉरेंस कोहलबर्ग। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ये सिद्धांत किस सन में दिया गया है? तो 1969 में दिया गया है। यह सिद्धांत दिया गया, तो इस सिद्धांत के आधार क्या थे, यानी किसको आधार बना करके ये सिद्धांत लाया गया? तो याद रखिएगा, 11 नैतिक कहानियां इस सिद्धांत का आधार है, और जिसमें से जो आपकी जो प्रमुख कहानी है, जो हम लोग जानेंगे आज, वही कहानी का नाम है हाइनेज या हिंज की दुविधा। यानी इस ये आप कहीं कहीं पे ये एक व्यक्ति के रूप में मिलता है, तो कहीं कहीं पे बालक के रूप में मिलता है, कहीं 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 किसी किसी किताब में इसके पापा की तबीयत खराब रहती है, तो कभी कभी इसके पत्नी की तबीयत खराब रहती है। तो मतलब ये समझिएगा कि मान लीजिए इस इसके पत्नी की ही तबीयत खराब है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो कहानी है हिंज की दुविधा, इसको क्या होती है? दुविधा होती है। और कैसे दुविधा होती है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, इस हिंज की पत्नी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि इसको ये पता चलता है, डॉक्टर को जब इसने दिखाया तो इसको पता चला कि इसकी जो पत्नी है, जैसे ही सूर्योदय होगा इसकी पत्नी की डेथ हो जाएगी। यानी इसकी पत्नी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। उसकी पत्नी मर जाएगी। अगर उसका रात भर में अगर कोई इलाज हो जाए तो ठीक, और नहीं सुबह तो मर ही जाएगी। तो जब हिंज को ये पता चलता है, तो वो क्या करता है कि अभी तक, मतलब कि उसकी पत्नी को ऐसी बीमारी हुई थी कि उसकी अभी तक कोई दवा ही नहीं बनी, और जब दवा ही नहीं बने तो उसका इलाज कैसे हो जाए? तो क्या करता है कि उस रात भर अपना माथा पकड़ करके वो बैठा रहता है रात में। तभी उसको कहीं से पता चलता है कि पासी के गांव में जाकर के एक डॉक्टर ने इस मर्ज की दवा बना ली है। क्या कर ली? उस मर्ज की दवा, यानी जो बीमारी थी उसकी दवा उस डॉक्टर ने क्या कर दी? बना ली। और जैसे ही उस हिंज को उस इंफॉर्मेशन या सूचना मिली कि दवा बन गई है, दौड़ा दौड़ा जाता है उस डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से अनुरोध करता है कि हे डॉक्टर साहब, आप क्या करिए, उस दवा को दे दीजिए जिससे मेरी पत्नी की जान बच जाए, क्योंकि मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ रात भर का मेहमान है। बट वो डॉक्टर क्या करता है कि वो डॉक्टर उस हिंज को क्या, वो अपनी दवा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि डॉक्टर वो उस दवा को बनाने वाला पहला व्यक्ति था, तो वो चाहता था कि अगर मेरी दवा को कोई यूज करे तो उसके बदले में उसका पारिश्रमिक मिले। जो मैंने दवा बनाई है तो उसकी मेहनत, दवा बनाने में जो मेहनत लगी है, उसके बदले में उस अच्छा खासा वो रकम चाहता था, यानी वो पैसे चाहता था। और इसी के बदले में उसने कहा कि तुम, मैं दवा आपको दे दूंगा, बट उसके बदले मुझे अच्छा खासा पैसा चाहिए। तुम मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले में दवा दे दूंगा। अब हिंज क्या करता है कि दौड़ा दौड़ा अपने घर आता है, और घर आने पर अपने पास जितने भी पैसे होते हैं वो पैसे ले जाकर के उस डॉक्टर के पास
देता है, मतलब डॉक्टर को देता है, और जैसे ही डॉक्टर उस पैसे को गिनता है उसके हिसाब से, यानी डॉक्टर के हिसाब से उसकी जो दवा की कीमत थी वो अच्छे तरीके से उसका मतलब वो पूरी नहीं हो पा रहे थे। ठीक, यानी कह सकते हैं कि उसके हिसाब से, यानी डॉक्टर के हिसाब से वो जो रकम थी वो क्या थी, वो कम थी। तो डॉक्टर क्या करता है कि फिर से उस दवा को, उस हिंज को नहीं देता है, कहता है कि इतने पैसे से काम नहीं चलने वाला, अब जा करके और पैसे लेकर आओ। तो फिर से हिंद जाता है। अब भाई उसके पास रात ही भर का समय है, क्योंकि सुबह उसकी अपनी पत्नी की जान बचानी है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब वहाँ पे फिर से दौड़ा दौड़ा जाता है, अपने घर जाता है, फिर से कुछ अपना कुछ पैसे रखे होते हैं तो वो भी क्या करता है कि वो पैसा लेता है, अपने नाते नाते रिश्तेदार के पास जाता है, वहां से भी पैसे लाता है, और उसके बाद सारे के सारे पैसे को इकट्ठा करके वो फिर से उस डॉक्टर के पास जाता है। और जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है, वो जैसे ही अपना उस पैसे, जितना पैसा लिया होता है वो पैसा जब देता है, तो डॉक्टर उस पैसे को क्या करता है, गिनता है, और गिनने के बाद क्या होता है कि फिर से उस डॉक्टर के मन मुताबिक उतने पैसे वो नहीं लेकर आता, और इसी वजह से फिर डॉक्टर क्या कहता है कि इतने पैसे से तो काम नहीं चलने वाला, अब क्या करो कि इससे ज्यादा और पैसे चाहिए मुझे। अब बेचारा अब कहाँ जाए, अब तो जितने नाते रिश्तेदार थे अपने घर से ले लिया, अपने दोस्तों से ले लिया, हर जगह से पैसे ले चुका, अब कहाँ जाए वो पैसे को मांगने के लिए। अब क्या करता है बेचारा, मायूस होकर के घर आकर के बैठ जाता है, और घर आकर पत्नी के बगल में बैठकर अब वो ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं। जाहिर सी बात है कि कोई भी रहता, हमें रहता, आप रहते, कोई भी रहता, उस जगह पे बैठ करके अगर आप सोचिए कि उस जगह पे उस मानसिक, उसकी मानसिक यानी हिंज की मानसिक स्थिति क्या होगी, तब आपको यकीन होगा कि उस सच सच में वहां पे वो क्या सोच रहा होगा। वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं कि मेरी पत्नी की जान बच जाए। उसके पास दो रास्ते, भाई उसके जो काम करने वाला है उसके मन में दो बातें आ रही थी। एक बात तो यही आ रही थी कि या तो अपनी पत्नी को मरने दे, और या तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के से बिना पूछे, बिना बताए, बिना किसी की नजर में आए, उस डॉक्टर के उसके शटर का ताला तोड़ करके उस दवा का चोरी कर ले, और चोरी करके अपनी दवा, मतलब अपनी पत्नी को दवा वो क्या कर दे, खिला दे। और ये दो बातें उसके मन में उठ रही थी। उसमें से जो वो चूज करेगा, जाहिर सी बात है कि या तो वो अपनी पत्नी को मरने दे, और या तो वो जाकर के डॉक्टर के पास दवा लाए, डॉक्टर के पास से दवा लाए और अपनी पत्नी को खिला दे, उसकी पत्नी बच जाए। और उस स्थिति में उसने क्या किया कि वो उठा और गया, क्योंकि उसकी नजर में अपनी पत्नी की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो तुरंत उठा, डॉक्टर के पास गया, उसका ताला तोड़ा, चोरी करके लाया उस डॉक्टर के पास से दवा, और अपनी पत्नी को खिलाया। और खिलाने के बाद क्या होगा, उसकी पत्नी की जान बच गई। और जैसे ही सुबह पता चलता है कि डॉक्टर के पास से वो दवा चोरी हो गई है, डॉक्टर क्या करता है, पुलिस में अपना रिपोर्ट लिखवा देता है, और हिंज क्या करता है, पकड़ा जाता है। पुलिस क्या करती है, हिंज को पकड़ लेती है। बट आप ये बताइए कि हिंज ने जो किया वो गलत था कि सही था। अगर आपके मन में आ रहा है कि ये गलत था, तो मैं पूछता हूं कि ये गलत कैसे था। माना कि चोरी करना गलत है, बट क्या किसी की जान बचाना गलत था? अगर आपने कहा सही कहा, जो किया हिंज ने सही किया, तो सही भी कैसे हुआ कि किसी की जान बचाने के लिए क्या आप किसी को मतलब चोरी कर लेंगे? पता नहीं चोरी करते करते अगर बीच में वो डॉक्टर जाता, क्या हो सकता है कि अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उस डॉक्टर की जान ले लेते आप कहीं पे डकैती कर लेंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इतना, बस इतना समझिए कि जो ये नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास किसी का हुआ है कि नहीं ये कोई तय नहीं कर सकता। क्या नैतिक विकास किसी का हुआ है कि नहीं ये कोई तय नहीं कर सकता है। तय सिर्फ कौन कर सकता है, जिसके सामने वो परिस्थिति आई हो। अगर मेरे हिसाब से अगर कोई कार्य सही है, इसका मतलब है कि सामने वाले के हिसाब से जरूरी नहीं कि वो सही कार्य हो। वो हो सकता है, देखिए ऐसा जनरल रूप से ऐसा चलता ही है कि मैंने जो किया मेरे हिसाब से सही, बट सामने वाले के हिसाब से वो कार्य गलत लगता है, क्योंकि उस सिचुएशन में वो सामने वाला नहीं था, उसकी जगह पे मैं था, मैं। अब जब मैंने सही किया, मेरी नजर में वो काम सही है, इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से जो नैतिक विकास हुआ होगा वो सामने के हिसाब से वो नैतिक विकास नहीं हुआ होगा। ठीक, तो नैतिक विकास में जो आपने ये हाइनेज या हिंज की दुविधा की कहानी को पढ़ा यानी सुना, इसी को आधार बना करके आपका ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। और जब नैतिक विकास के सिद्धांत को हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद सबसे पहले देखिए दो पुस्तकों के बारे में आप लोग जान जाइए। दो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एक पुस्तक का नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, क्या लिखा है? द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए मोरल लगा हुआ है ना, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है इनकी। और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। क्या नाम है? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। बस एक ही जगह पे अंतर है, एक जगह पे लिखा हुआ है फिलॉसफी और एक जगह पे लिखा हुआ है साइकोलॉजी। अब मोरल डेवलपमेंट जिस पुस्तक के नाम में आए आप याद रखिएगा, अधिकतर जिन पियाजे में भी आएगा, बट यहाँ पे याद रखिएगा कि मोरल डेवलपमेंट जहां भी नाम आए आप क्या याद रखेंगे? लॉरेंस कोहलबर्ग। तो मैंने यही चीज आप लोगों को कहानी में समझाई कि उसके पास क्या आती है, दुविधा आती है, बहुत ही मन में द्वंद्व चल रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यानी इस सिद्धांत के जो तत्व हैं, तत्व कितने? दो तत्व हैं। एक तत्व का नाम है आपका नैतिक दुविधा और दूसरे तत्व का नाम है आपका नैतिक तर्कड़ा। यानी उस दुविधा के आधार पर जो उसने तर्क लगाया और वही तर्क, यानी उसी तर्क के हिसाब से क्या किया? अपने पत्नी की जान बचा ले। और इसी के हिसाब से हम ये क्या कर सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि उसका क्या हुआ? उसका नैतिक विकास हुआ है। यानी ये आपका नैतिक विकास का जो ये सिद्धांत है, ये दो तत्वों पे आधारित है। एक तो तत्व का नाम है आपका नैतिक दुविधा और दूसरे तत्व का नाम है आपका नैतिक तर्कड़ा। यानी किसी भी व्यक्ति के पास जब भी वो किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उनके पास दो चीजें, यानी दो तत्व आपको निर्धारित करेंगे उस सिचुएशन को हैंडल करने में। एक तो आपके पास किसी भी चीज को देखने की दृष्टि से आपके पास दुविधा आएगी और दुविधा आने के आधार पे आप दो में से किसी एक चीज को चूज करेंगे और वही होगा आपका नैतिक विकास। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अच्छे और बुरे में चूज करना तो आसान है कि हम हमेशा अच्छे को चूज करेंगे, मगर आपको कहा जाए कि दो अच्छी चीजें हों, अगर उसमें से किसी एक को चूज करना हो तब आपके पास दुविधा आएगी। या दोनों की दोनों ही चीजें क्या हों? बुरी हों, और दोनों को बुरी चीजों में से अगर किसी एक को चूज करना होगा तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दुविधा क्या चीज होती है। इसका मतलब समझ में आया? यानी नैतिक दुविधा का मतलब क्या होता है? नैतिक दुविधा का मतलब ऐसे समझिए कि आपको जब अच्छा और अच्छा में अगर कुछ करना हो या और बुरा में चूज करना हो, तब जाकर के आपके पास क्या आएगी? आपके पास आएगी नैतिक दुविधा। नैतिकता का विकास तो ऐसे ही होगा। आप जब हाई स्कूल इंटर में जाते हैं तो आप जैसे कि हाई स्कूल में आपने साइंस से पढ़ा, साइंस में मैथ भी होता है, साइंस भी होता है, बट जैसे ही आप इंटर में जाते हैं तो आपको या दो सब्जेक्ट्स में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैथ लिया, देखो ना, मैथ भी होता है और साइंस भी होता है, तो मैथ और साइंस में आप किसे चूज करेंगे? क्योंकि मैथ और साइंस में अगर आप दोनों चीज, माने मैथ में भी अच्छे और साइंस में भी अच्छे हैं, इसका मतलब है कि आपको वहां पे मैथ और साइंस में जो चूज करना है उसके बीच में आपको दुविधा आएगी। आप कुछ देर के लिए वहां पे फंसेंगे कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे मैथ लेना चाहिए कि मुझे बायो लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। ठीक है, यानी ये है आपकी नैतिक दुविधा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग आते हैं सिद्धांत के स्तर, यानी इस नैतिक विकास के सिद्धांत के कितने स्तर पाए जाएंगे? तो याद रखिएगा इस सिद्धांत के आपके 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर? 3 स्तर पाए जाते हैं। एक का नाम है पूर्व नैतिक स्तर, दूसरे का नाम है नैतिक स्तर और तीसरे का नाम है आपका पश्च नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर, नैतिक स्तर और पश्च नैतिक स्तर। उसके बाद देखिए यहाँ पे बस एक चीज समझ लीजिए, आपके पूरे के पूरे नाम कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे? नैतिक, नैतिक, नैतिक। बट याद रखिएगा ये जो पहले वाली है इसी आधार पर इसे पूर्व याद रखिएगा, और ये सबसे बाद वाली है और इसी वजह से इसको पश्च याद रखिएगा। ठीक है, पहले है तो पूर्व और सबसे बाद में है तो पश्च, ये याद हो गया। उसके बाद देख लीजिए हर जगह पे आपको नैतिक लिखा दिखाई दे रहा है। नैतिक के साथ साथ में देखिए यहाँ पे परंपरागत, रूढ़िगत, औपचारिक, ये 3 शब्द भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसी आधार पे आप नैतिक के साथ में भी आप परंपरागत, रूढ़िगत, औपचारिक लगा सकते हैं, और पश्च नैतिक के साथ में भी पश्च रूढ़िगत, पश्च परंपरागत, पश्च औपचारिक लगा सकते हैं। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के स्तर के अंतर्गत कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। इस चीज को हमने क्या किया? हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए जो पहला स्तर है उसका क्या नाम है? आपका पूर्व नैतिक स्तर।
पूर्व नैतिक स्तर की जो पहली अवस्था है उसका नाम है दंड व आज्ञाकारिता की उन्मुखता की अवस्था, और दूसरी की अवस्था है आपकी दूसरी अवस्था का नाम है अहम केंद्रितता की अवस्था। और याद रखिएगा इन दोनों के बीच में क्या आनी चाहिए, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए आपकी दुविधा। तभी जाकर के आप ये समझ पाएंगे कि ये जो विकास की अवस्थाएं हैं ये सही से काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल से आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे। पहली अवस्था में देखिए लिखा हुआ है दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था। इसमें जो बच्चे होते हैं वो बच्चे यानी माता पिता भाई बहन इत्यादि के माध्यम से जो डराया जाता है, धमकाया जाता है, या जो आज्ञाएं दी जाती हैं उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे, और इसी वजह से इसका नाम है दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता की अवस्था। और दूसरी अवस्था का नाम देखिए अहम केंद्रितता की अवस्था। अब आप कितना भी डराएं धमकाएं कुछ भी करें, आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, यानी जो बच्चे होते हैं वो अहम केंद्रित होते हैं, वो जो मानते हैं कि मुझे नहीं डरना चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, इस तरीके से वो यहां पे करते हैं। जैसे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि आइसक्रीम साइकिल से आइसक्रीम या कहते हैं कि आइसक्रीम वाला जाता है, मलाई बर्फ वाला जाता है, तो बच्चे क्या होते हैं, छोटे आप तो भले से सोए रहते हैं लेकिन छोटा सा बच्चा होगा तो दौड़ करके दरवाजा खोल करके आइसक्रीम के पास चला जाएगा। और आइसक्रीम के पास जाने के बाद आप बहुत बार बच्चे को डराए होते हैं कि आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे दांत खराब हो जाएंगे, पेट में कीड़ियां पड़ जाएंगी। बहुत बार आपने डराया धमकाया है, और वहां पे जैसे ही आप देखेंगे उस बच्चे को बाहर जाते हुए तो बच्चा क्या करेगा, धीरे से निकलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, धीरे से निकलेगा, और निकलने के बाद क्या होगा, मलाई बर्फ यानी आइसक्रीम वाले के पास जाकर के खड़ा हो जाएगा और उससे क्या करेगा कि भैया एक आइसक्रीम दे दो। और आप धीरे से, ऐसा भी नहीं कि आपको पता नहीं होता है, आप धीरे से पीछे से निकलते हैं और बच्चे के पास बच्चे के सामने इस तरीके से खड़ा हो जाते हैं, करते हैं कि ओ आइसक्रीम। और जैसे ही बच्चा आपको देखता है आते हुए तुरंत डर जाता है, क्योंकि उससे डर है थोड़ा सा कि आप मारेंगे पीटेंगे या डराएंगे धमकाएंगे या डांटेंगे। उसकी वजह से क्या करेगा, उसके मन में चलता है कि अब क्या करें हम, अब आ तो गए आइसक्रीम के पास, अब क्या करना चाहिए, पापा डांटेंगे, इस वजह से अब क्या मुझे क्या पीछे हट जाना चाहिए, यानी घर में चला जाना चाहिए, और या आइसक्रीम भले से डांट देंगे भले से मारेंगे लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आइसक्रीम तो खा के ही रहना है। तो दो चीजें देखिए उसके मन में आई, या तो उस साइकिल यानी आइसक्रीम वाले के पास वो व्यक्ति यानी वो जो बालक है, या तो वो खड़ा रहे, खड़ा रहने से उसको आइसक्रीम मिल जाएगा, लेकिन अगर वो खड़ा रहा तो उसके बाद जो उसके पापा जो मम्मी उसको क्या करेंगे, डांटेंगे इत्यादि करेंगे, वो भी अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि पहली वाली अवस्था में जो बालक होते हैं क्या करते हैं कि अपने माता पिता भाई बहन इत्यादि के माध्यम से वो डर या आदेश का पालन करते हैं, बट जब भी वो अहम केंद्रितता की अवस्था में आते हैं वो क्या होते हैं कि वो अपने मनमानी करते हैं। क्या करते हैं, अपने मनमानी करते हैं। अगर वो बच्चा वहीं पे रुका तो उसको आइसक्रीम मिलेगा, अगर वहां से चला गया तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला, और साथ ही साथ में उसे डांट भी पड़ने वाली। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि उसके मन में दुविधा आएगी, या तो मैं चला जाऊं या तो मैं रुक जाऊं, और रुकने के बाद क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि आइसक्रीम उसको मिलेगा। ये आपकी पहली अवस्था थी। बहुत ही शार्ट तरीके से एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस टॉपिक को समझा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था, या इसी को हम लोग अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था भी कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए, देखिए दूसरी अवस्था भी देख लीजिए, सत्ता व सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था, यानी इन दोनों अवस्थाओं के बीच में भी क्या होनी चाहिए, आपकी क्या आनी चाहिए, आनी चाहिए दुविधा। क्योंकि जब तक दुविधा नहीं आएगी तब तक ये मानकर चलिए कि आपकी ये दोनों अवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दुविधा आई तो ये अवस्थाएं जो आपके विपरीत दिशा अवस्थाएं दी गई हैं ये बिल्कुल क्या मानी जाएंगी, ये सही मानी जाएंगी। ठीक, देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होगा, लिखा है अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था, यानी जो बालक है जो मतलब जो व्यक्ति है वो क्या करता है कि अपने अंदर ही अपने अंतर मन में ही क्या करता है, यहाँ पे सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट करता रहता है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। कैसे, देखिए किसी भी माता पिता, जैसे आपके घर के आस पड़ोस मान लीजिए शर्मा जी के लड़के टीचर बन गए, पुलिस बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन, कुछ भी बन गए, तो आपके माता पिता उसी शर्मा जी के लड़के का एग्जाम्पल देते हैं कि शर्मा जी का लड़का पुलिस बन गया, अरे यार तुम तो कुछ करोगे, कब करोगे, कब तक पढ़ते रहोगे। क्या आपके जो माता पिता है वो क्या कर रहे हैं कि शर्मा जी के लड़के का एग्जाम्पल, शर्मा जी का जो लड़का है आपके माता पिता के लिए वो लड़का एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की है। क्या है, अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की है।
और उसी के आधार पे क्या करेंगे, अगर आपने अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का जब उदाहरण दिया गया तो आप भी क्या बनना चाहते हैं, आप भी अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना चाहेंगे। कैसे? क्योंकि आप भी, भाई पुलिस बन गया, पापा ने कहा हम भी क्या करेंगे, अब पुलिस बनेंगे, क्या करेंगे, हम भी पुलिस बनेंगे। बट जब यहाँ पे जब बात आती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पुलिस बन गए तो पापा के लिए तो आप बहुत ही अच्छे लड़के हो गए, आप अच्छे सुपुत्र हो गए, है ना। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे आप तो सत्ता व सामाजिक व्यवस्था देखिए कैसे चलती है। अगर मान लीजिए कि शर्मा जी का लड़का, अगर जितने भी, मान लीजिए किसी भी शर्मा जी का लड़का अगर पुलिस बन गया तो क्या उस गांव के जितने भी, देखिए उस गांव के जितने भी घर होंगे ना, उस सारे के सारे घर वाले क्या करेंगे, उसी शर्मा जी के लड़के का एग्जाम्पल देंगे और हर घर में वही एग्जाम्पल चलेगा, और हर घर में वही एग्जाम्पल चलेगा। इससे ये पता चलता है कि इसका मतलब है, देखिए इससे क्या होगा, तो अगर हर घर में वही एग्जाम्पल चल रहा है तो इसका मतलब है कि हर घर में वो पुलिस, मतलब जो भी बच्चे होंगे पुलिस बन जाए, क्या बन जाए, हर घर में पुलिस बन जाए। क्या इतने से काम चलेगा? इतने से काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि सत्ता या सामाजिक व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। सब लोग अगर पुलिस ही बन जाएंगे तो किसी न किसी को तो चोर भी बनना पड़ेगा ना, तब जाकर के पुलिसों की नियुक्ति होगी, पुलिस की जॉब लगेगी। क्योंकि पुलिस पकड़ेगा किसे, चोरों को ही पकड़ेगा। या अगर सब चोर ही बन जाएंगे तो क्या होगा, किसी को पुलिस तो बनना पड़ेगा। मतलब सामाजिक जो व्यवस्था होती है वो इस तरीके से नहीं चलती कि सारे के सारे जो बंदे हैं, सारे के सारे गाँव वाले, शहर वाले, देश वाले सिर्फ और सिर्फ पुलिस बन जाए, ऐसे व्यवस्था नहीं चलती। तो देखिए दुविधा क्या आएगी। अब वो जो बालक है, वो जो व्यक्ति है, अब सोचेगा कि अब जो पापा ने कहा है कि पुलिस बनना है तो क्या मैं पुलिस बन जाऊं। और उसके मन में ये भी आएगा क्या पुलिस बनना ठीक है, क्या मैं टीचर नहीं बन सकता, क्या मैं चोर नहीं बन सकता, क्या मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, क्या शर्मा जी का जो लड़का बना हुआ है पुलिस, क्या मैं पुलिस बनना चाहिए मुझे। ये उसके मन में द्वंद्व चलेगा। और जैसे ये द्वंद्व चलेगा उसके मन में क्या आएगी, दुविधा। और जैसे ही दुविधा आएगी, इस दुविधा में से जो वो चूज करेगा, जो जिस चीज को चुनेगा, या तो पुलिस बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा, वो जिसे चूज करता है वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा उसका नैतिक विकास। क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा उसका नैतिक विकास। ये आपकी कौन सी अवस्था थी, ये थी आपकी दूसरी अवस्था, जिसका दूसरी स्तर, जिसका नाम था आपका नैतिक स्तर। अब उसके बाद देखिए आपका तीसरा स्तर है, लास्ट स्तर है, जिसका नाम है पश्च नैतिक स्तर। क्या नाम है आपका, पश्च नैतिक स्तर नाम है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में समझिए। पहली अवस्था देखिए क्या लिखी हुई है, पहली अवस्था का नाम लिखा हुआ है सामाजिक अनुबंधन एवं कानूनी अभिमुखीकरण की अवस्था, और दूसरी अवस्था लिखी हुई है सांसारिक नीतिपरक अवस्था। क्या लिखा हुआ है, सांसारिक नीतिपरक अवस्था। ठीक है, ये देखिए सामाजिक अनुबंधन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा, अब सुना होगा, नाम सुना होगा। हम लोग समझौता करते हैं, समझौता हमेशा दो लोगों के बीच में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए दो चोर अगर आपस में क्या कर लें भाई, दो चोर अगर एक ही घर में घुस जाएं तो क्या करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है चोर चोर मौसेरे भाई कहा ही जाता है। तो क्या हो जाएगा वहां पे, दोनों चोर आपस में मिल करके एक संविदा करेंगे। ठीक है, यहाँ से जितना सामान मिलता है आप सभी लोगों को, मतलब दोनों लोगों को, वो सारे के सारे सामान हम यहाँ से निकाल कर लेकर चलते हैं, और बाहर जाकर के आसानी से हम लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर भागों में इसको बांटेंगे। बट उसमें से क्या होता है कि दूसरा जो होता है सांसारिक नीतिपरक अवस्था, यानी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि देखने के बाद, जैसे होता है ना कभी कभी, आप जैसे मान लीजिए वहां से चोरों ने क्या किया, उस सामान को मतलब चुरा करके उड़ा कर ले जा रहे थे, भाग रहे थे, तभी किसी ने देखा और देखने के बाद चिल्ला दिया चोर 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 चोर। क्या किया, चिल्लाया, और चिल्लाने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जानते हैं चोरों की क्या होती है, कुटाई होती है। और कुटाई का जैसे ही करने वाले थे, जिस व्यक्ति ने उसे देखा, जिस व्यक्ति ने उन्हें देखा, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, अब उसके माइंड में अब ये द्वंद्व चलेगा कि यार अब क्या करें, हमने चोरों को तो पकड़वा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इतना मिलकर के उसे पीटे, इतना पीटे कि वो मर जाए। और ये भी हो सकता है कि उसके मन में चलेगा कि अरे छोड़ो, चोर ही तो है, यानी चोरी चोरी करता है तो जाहिर सी बात है कि अगर पकड़ा जाएगा तो मार खाए, क्योंकि अगर मार खाए तो हो सकता है कि सुधर भी जाए। बट यहाँ पे माइंड में चलेगा कि अरे यार अगर ज्यादा मार खा गया तो कहीं से आके बहुत ज्यादा हालत इसकी खराब हो जाए। तो उस व्यक्ति के मन में दो मतलब की दुविधा आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, उस व्यक्ति के मन में दुविधा आ जाएगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे इस चोर को बचाना चाहिए या इस चोर को पिटवाना चाहिए।
और इसके बीच में जो व्यक्ति चूज करेगा, जो भी डिसीजन चूज करेगा, जो भी निर्णय लेगा, वही उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति का नैतिक विकास कहलाएगा। तो यही था आज की इस क्लास का जो हमारा टॉपिक, नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हमने उसके 3 स्तर पढ़े, पूर्व नैतिक स्तर, नैतिक स्तर और पश्च नैतिक स्तर। और हर नैतिक स्तर के 2-2 अवस्थाएं थी, और दोनों अवस्थाओं के बीच में क्या आनी चाहिए, दुविधा आनी चाहिए, द्वंद्व आनी चाहिए। और अगर द्वंद्व नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपकी जो विपरीत अवस्थाएं हैं ये आपने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन उदाहरणों के साथ मैंने आपको नैतिक विकास का सिद्धांत अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर आप लोग चाहते हैं हमसे जुड़ करके पढ़ना तो ज़्यादा देर मत करिए, जल्दी से जल्दी आपके द चैलेंजर गुरु चैनल से जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको यहाँ पे क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही हैं, सारे क्लासेस को क्या करिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो भी आपको पसंद आए, हमारे सभी बैचेस को क्या करिए, ज्वाइन कर लिए। जो भी आपका टारगेट, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे टीएसटी, पीएसटी, एलटीजी, एससी नेट, चाहे किसी भी तरह का कैटेगरी का आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे तो आपके पास अच्छे पर्याप्त मात्रा में समय मिलेगा, और जितना अधिक समय मिलेगा हम उतनी अधिक मतलब अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और रिवीजन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।